आगे पत्रकारों को एक अच्छी साथी आज आए हैं और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स, आप सबको सबसे पहले मैं नए साल की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये एक जो प्रेस ब्रीफिंग हमने, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आने वाले साल में गुरुग्राम जिले में जो मुख्य प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जो मुख्य इनिशिएटिव्स रहेंगे, उसके बारे में एक बार आप के माध्यम से जो हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन तक बात पहुंचाई जाए। तो साथियों, पिछले जो एक साल था वो अगेन काफी उसमें नए माइलस्टोन गुरुग्राम के लिए डेवलप हुए। आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे गुरुग्राम से जो सोहना एलिवेटेड हाईवे है उसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा गुरुग्राम से होते हुए जाता है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। कई सारे अंडर पासेज जिसमें महावीर चौक हो गया, वाटिका चौक हो गया, हीरो होंडा चौक पे जो अंडरपास बना है, ये सब इनका इनॉग्रेशन हुआ। बसई फ्लाईओवर हो गया, इस अतुल कटारिया चौक। तो इस प्रकार से काफी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन पिछले साल रखा गया और उसी प्रकार काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस साल भी शेड्यूल्ड हैं। एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन में आप सबके सामने रखना चाहूंगा। एक तो जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो इस साल आएगा वो द्वारका एक्सप्रेस वे है। आप सब लोगों को मालूम है लगभग 29 किलोमीटर का ये जो हाईवे है, ये लगभग उसमें से 18 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर गुरुग्राम से होते हुए जाता है। और ये गुरुग्राम वाला पैच पर्टिकुलरली लगभग पूरा हो चुका है और हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट भी की है कि वो अगर उनको उचित लगे तो गुरुग्राम वाला हिस्सा अगर पहले शुरू करना चाहें तो पहले शुरू कर दें। और उम्मीद है कि इस माह में या अगले माह में हमें इस मामले में कोई पॉजिटिव न्यूज मिलेगी और द्वारका एक्सप्रेस वे, जहां तक गुरुग्राम वाले हिस्से का सवाल है, वो हो सकता है शुरू होने की उम्मीद मिलेगी। सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो शीतला माता मेडिकल कॉलेज है। वो भी हमें इस साल के अंत तक, अक्टूबर 2024 में पूरा होने की उसकी उम्मीद है। लगभग 541 करोड़ का ये एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट सरकार का है। और एक बार ये मेडिकल कॉलेज शुरू होगा तो इसमें ना केवल मेडिकल कॉलेज में जो फैसिलिटी होती है बच्चों के एमबीबीएस की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, साथ ही में जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है पेशेंट्स का वो भी किया जाएगा। साथ ही जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनके लिए विश्राम गृह, इस प्रकार की सारी सुविधाएं इसमें प्लान की जा रही है। तो इस साल के अंत तक गुरुग्राम को एक ये बड़ी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। और चूंकि गुरुग्राम मेडिकल टूरिज्म के लिए आजकल अभी काफी पिछले कुछ वर्षों से प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने के लिए गुरुग्राम आते हैं, तो उस कड़ी में एक अफोर्डेबल, एक सस्ता जो है वो और अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट वहां पे लोगों को मिल सकेगा। साथ ही शीतला माता जो हमारा मंदिर है उसका रेनोवेशन का और नया मंदिर बनाने का काम भी चला हुआ है। उसमें कुछ डिजाइन्स में चेंजेस के बाद अब वो फाइनल डिसीजन हो गया है और वो भी लगभग आने वाले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक भव्य मंदिर शीतला माता का बनकर के तैयार होगा। लगभग 80 करोड़ की कीमत से वो मंदिर जो बनाया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, उनको एक भव्य और विराट मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। और हमारी जो उम्मीद है वो ये है कि इस मंदिर से ना केवल श्रद्धालु बल्कि जो पर्यटक हैं, जो पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं, तो पर्यटन में भी गुरुग्राम को एक मुख्य पॉइंट मिल जाएगा जिसको देखने के लिए लोग दूर से आया करेंगे। शहर का जो पुराना हिस्सा है उसमें पार्किंग की समस्या काफी समय से है और उसको लेकर के जो 2 नई पार्किंग एमसीजी के द्वारा बनाई जा रही है वो भी इस साल तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, जिसमें एक कमान सराय वाले एरिया में और एक सदर बाजार एरिया में होंगी। ये इन दोनों पार्किंग को मिलकर लगभग 1000 गाड़ियों की व्यवस्था वहां पे हो सकेगी। तो एक जो पार्किंग और जो ट्रैफिक कंजेशन है या जाम है उसकी समस्या से शहर को निजात मिलेगी। इसके अलावा नगर निगम गुड़गांव का नया ऑफिस है वो भी लगभग बन करके इस वर्ष के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है, जो सेक्टर 14 में बनाया जा रहा है। एक शहर की पुरानी मांग थी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना होने की,
तो वजीराबाद में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। लगभग 200 करोड़ का ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव हाल ही में सरकार के द्वारा हाई पावर परचेज कमेटी के द्वारा कर दिया गया है और जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आने वाले 1.5 से 2 साल में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन करके तैयार हो जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के खेल और उससे जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। टावर ऑफ जस्टिस जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जहां हम बैठे हैं, इसके बगल में ही आप सब लोगों के नॉलेज में है कि उस पे काम चला हुआ है। लगभग 170 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ये भी आने वाले इस साल में हमें उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। इसका काफी कार्य जो है वो पूरा हो गया है और अब इसमें रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी सरकार की तरफ से पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दी गई है। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है हमारी जो जुडिशियल कोर्ट्स हैं उनके लिए भी तैयार हो जाएगी। इसी की तर्ज पे, क्योंकि अब जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है इस पे भी बहुत ज्यादा पब्लिक रश है, बहुत हर रोज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंसेस बनवाने हो, कोई सर्टिफिकेट्स बनवाने हो, व्हीकल रजिस्टर करानी हो, एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट, दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे है। तो इस कड़ी में ही सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए, जो कि सामने जो पार्किंग की जगह है वहां पे बनाया जाएगा और उसके ड्राइंग्स और डिजाइन्स जो है अभी फाइनलाइज की जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले 3 महीने में जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है उसका काम भी शुरू हो जाएगा और स्टेट ऑफ द आर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनकर के तैयार होगा, जिसमें सारे के सारे विभाग एक ही जगह पे होंगे ताकि लोगों को इधर उधर अपने काम कराने के लिए ना जाना पड़े। और विशेष करके जो लोगों को सुविधाएं देने वाली बात है, जो हमारी ई दिशा केंद्र है जहाँ पे लोगों के लाइसेंसेस बनते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रियां होती हैं, वो सारी अच्छे सिटीजन फ्रेंडली तरीके से अच्छे काउंटर्स बना करके लोगों को वो सुविधा दी जाएगी ताकि लोगों को सुविधा मिलने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। इसके अलावा एक मुख्य रोड जो है हमारा, जो ग्रामीण एरिया को गुरुग्राम से जोड़ता है, वो है गुरुग्राम से रेवाड़ी रोड, पटौदी होते हुए जाता है। उसका कंप्लीशन भी आने वाले 4 से 5 महीने में हो जाएगा। लगभग 900 करोड़ का ये रोड एनएचएआई बना रही है और इस पे काफी हद तक काम पूरा कर लिया गया है। एक बार इस रोड के 4 लेन होने के बाद जो हमारा ग्रामीण एरिया है और जो हमारी लगभग जिले में 160-170 पंचायतें पड़ती हैं, उनमें से लगभग 100 पंचायतें इस प्रकार से होंगी कि उनकी गुड़गांव से पहुंच वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी और उनको ट्रेवल करने में, जहां पटौदी इस समय जाने में लगभग 1.5 घंटे लगता है, उसमें लगभग 40 से 45 मिनट पटौदी और उसके आसपास के गांव तक लगेगा। इसके अलावा सिमिलरली एक और जो रोड जो बड़ा महत्वपूर्ण है, लगभग 55 करोड़ का जो बनाया जा रहा है, वो है पचगांव से लेकर के फरूख नगर रोड। उसकी भी वाइडनिंग का कार्य जो है वो चला हुआ है। पिछले ही हफ्ते मेरा वहां जाना हुआ, उस कार्य की मैं प्रोग्रेस देख के आया और वो भी आने वाले 6 महीने में काम पूरा हो जाएगा। उससे लगभग 30 गांवों को, 30 पंचायतों को फायदा मिलेगा। उसके अलावा फरूख नगर, पचगांव जैसे जो बड़े कस्बे हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, भोड़ा कला इस और आसपास के एरिया को बेनिफिट मिलेगा। जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है इस समय सेक्टर 10 में, उसके पास 100 बेडेड एक नई बिल्डिंग बन रही है, वो भी इस साल के अंत तक बन करके पूरी होगी। लगभग 94 करोड़ की ये बिल्डिंग है। वो बनने के बाद हमें जो हमारा सिविल हॉस्पिटल की कैपेसिटी है वो एक तरीके से डबल हो जाएगी, 200 बेड की हो जाएगी। जो नया सिविल हॉस्पिटल है उसको बनाने का कार्य भी सरकार के द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है। तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसको करेगा और वो अभी कंसल्टेंट हायरिंग कर रहे हैं। उस पर भी उम्मीद है कि जल्द ही आने वाले 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा ताकि अगेन एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे बन सके। इसके अलावा जो हमारा रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, उसमें जल भराव देखने को मिलता है कई बार नेशनल हाईवे के अलोंग, और उसमें मुख्य रूप से जो हमारा सोहना रोड और उसके आसपास के करीब 10-15 सेक्टर्स हैं, उनका पानी स्लोप होने की वजह से नेशनल हाईवे पे आता है। इस वजह से अगर आप देखोगे कि नरसिंहपुर वाला जो बेल्ट है वहां पे विशेष करके पानी भरता है। जो बादशाहपुर जो ड्रेन है हमारी L3, जो पूरे पानी को नजफगढ़ ड्रेन में ले जाकर के डालती है, वो भी कई बार फ्लड और ओवरफ्लो होती है। उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक नई ड्रेन वाटिका चौक से SPR के अलोंग प्लान की जा रही है, जो CPR पे द्वारका एक्सप्रेसवे के अलोंग जो ड्रेन बनी है उसको जाकर के मिलेगी और वो सारा पानी सीधा नजफगढ़ ड्रेन जाएगा। इससे ये जो हमारे करीब 15-20 सेक्टर्स हैं
जो आपके सोहना रोड से और नेशनल हाईवे के बीच में है, इन सब का पानी उस ड्रेन के थ्रू वहां जा सकेगा, ताकि नेशनल हाईवे पे पानी नहीं भरेगा और इन करीब 15 सेक्टरों में भी पानी की समस्या का निजात से हमें मिलेगी। लगभग 136 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो जीएमडी के द्वारा किया जा रहा है और वो इस साल के में आने वाले 6 से 7 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 100 MLD का धनवापुर पे नया बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंदू पे 100 MLD का बन रहा है। ये दोनों भी साल में पूरे होंगे। दोनों मिलाकर के लगभग 250 करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा सोहना में हमारा जब से सब डिवीजन बना है, नया सेक्रेटरीट वहां पे नहीं बना था, उसकी भी ड्राइंग्स अप्रूव हो गई हैं और टेंडर लगाने का कार्य चल रहा है। आने वाले 1 साल में सोहना में भी एक नया सेक्रेटरीट अपना होगा, ताकि वहां की लगभग जो 50 पंचायतें हैं और सोहना कस्बा है, उनको एक सुविधा मिल सके, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंसेस हो, चाहे वो सर्टिफिकेट्स बनाना हो, सारी सुविधा उनको एक नए और अच्छी क्वालिटी के सेक्रेटरीट में वहां पे मिलेगी। मेट्रो का विस्तार आप सब लोगों को मालूम है कि वो सरकार के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था और उस पर कार्य जो है चल रहा है। डीएमआरसी की तर्ज पे एचएमआरसी के गठन की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है और उस पर भी सरकार के द्वारा जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। छोटे बच्चों को सुविधा देने के तौर पे गुरुग्राम में बहुत सारे प्ले स्कूल्स हैं प्राइवेट, लेकिन जो सरकारी तौर पे ये सुविधा कहीं ना कहीं लैकिंग थी, तो सरकार ने निर्णय लिया है और गुरुग्राम में 104 नए प्ले वे स्कूल्स जो है वो खोले जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो प्ले स्कूल्स हैं वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खुले रहेंगे और बच्चों को प्री स्कूलिंग कराएंगे और 6 साल होते ही बच्चे को फर्स्ट क्लास में सरकारी स्कूल्स में डाल दिया जाएगा। इससे हमें उम्मीद है, और ऑलरेडी लगभग 5000 बच्चे इन प्ले स्कूल्स में एनरोल करा भी दिए गए हैं पिछले 2 से 3 महीने में। हमें उम्मीद है कि जो गैप था प्राइवेट प्ले स्कूल्स का, जो कि अच्छी क्वालिटी के काफी अच्छे प्री स्कूल्स थे, और जो सरकारी में स्कूल्स में वे सुविधा लैकिंग थी, सरकारी स्कूल्स पहली क्लास से ही शुरू होते थे, तो ये गैप जो है इन 104 प्ले वे स्कूल्स के थ्रू ब्रिज करके सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से कम और जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं वो इन प्ले वे स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। इन स्कूल्स में सारी सुविधाएं जैसे आरओ का पानी है, बिजली कनेक्शंस हैं, बाला पेंटिंग्स हैं, प्रॉपर वहां पे जो सिखाने के लिए टीचर हैं, ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। इसके अलावा हरियाणा रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर, इसका कार्य भी जोर शोर से चला हुआ है और लगभग आने वाले 2 साल में इसका कार्य जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पे पहुंचेगा और ये जो कॉरिडोर है ये केएमपी के अलोंग जो है बनाया जा रहा है और इसका सिग्निफिकेंट हिस्सा गुरुग्राम जिले से होकर केएमपी के अलोंग गुजरता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी काफी सारी स्कीम सरकार के द्वारा ली गई है। उसमें एक इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो यहाँ पे एक नया सारी सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाने का है। तो सीही गांव में ये बस स्टैंड बनाया जा रहा है। एचएसआईडीसी की लैंड इसके लिए चिन्हित भी कर ली गई है और एक जॉइंट कंपनी है एचएसआईडीसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, ये बना दी गई है और अभी टेंडरिंग स्टेज पे ये प्रोजेक्ट है। तो आने वाले साल में उस पे भी हमें काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्लोबल सिटी लगभग 1008 एकड़ में सेक्टर 37 में बनाई जा रही है। इसका कार्य काफी तेजी से चल रहा है। इसमें जितनी भी फैसिलिटीज बिछाई जानी है उनका टेंडर अलॉट भी हो गया और काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा इसमें 1008 एकड़ में से लगभग 400 से 500 एकड़ के जो ऑप्शन है उसकी प्रोसेस भी एचएसआईडीसी ने शुरू कर दी है। तो आने वाले साल में जो ग्लोबल सिटी है वो भी उसका एक काफी एडवांस स्टेज पे काम हमें देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं जो गुरुग्राम में है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इसमें चले हुए हैं, चाहे वो नए सेक्टर है उनमें रोड कनेक्टिविटी देने का हो, चाहे वो नए सेक्टर से उनके किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ले करने का हो ताकि वहां जल भराव की समस्या ना हो, चाहे वो शहर के अंदर अलग अलग जगह कम्युनिटी सेंटर्स बनाने का हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाने का हो, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक ये प्रोजेक्ट्स काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की बेनिफिट देने के लिए विकसित भारत यात्रा जो है वो 30 नवंबर से हरियाणा में शुरू की गई थी। इस यात्रा का मकसद ये है कि
जितनी भी हमारी सरकारी स्कीम्स हैं इनका लाभ लोगों तक पहुंचे, और जो बेनिफिशियरी किसी भी गांव में जो संबंध रखता है उस गांव में ही सरकारी अधिकारी वहां जाकर के उसको उस स्कीम का बेनिफिट दे। तो इसके तहत जो हमारी वैन्स है, प्रचार वैन है, वो हर गांव में विजिट करती हैं, दौरा करती हैं, और एक दिन में हम गुरुग्राम में 4 रूरल एरियाज टारगेट करते हैं और 2 अर्बन एरिया टारगेट करते हैं। और गांव में, हर गांव में वहां के जितने भी लोग हैं वो वहां पे इकट्ठे होते हैं, और उस वैन के जरिए जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उनके बारे में सुनते हैं, उनके कि किस प्रकार से उनका लाभ ले सकते हैं। और जो बेनिफिशियरी हैं वहीं सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाते हैं और बेनिफिशियरी उनको वहीं पे सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट देते हैं। तो पिछले लगभग 1 महीने में 30 नवंबर से जब से ये स्कीम शुरू हुई है 1,60,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। रूरल एरियाज में 1,30,000 और अर्बन एरिया में 30,000, तो कुल मिला के 1,60,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक फैसिलिटी यहाँ पे है जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप, तो लगभग 40,000 लोगों ने अपना फ्री हेल्थ चेकअप इस विकसित भारत यात्रा में कराया है। इसी प्रकार से लगभग 18,000 लोगों ने इसमें नए आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं। तो आयुष्मान कार्ड की सैचुरेशन को बढ़ाने में भी हमें ये स्कीम्स जो है वो हेल्पफुल साबित हो रही है। इसी प्रकार से चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, जितनी भी स्कीम्स हैं, छात्रवृत्तियों की स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीमें गवर्नमेंट स्कीम्स, उज्ज्वला से योजना है, एजुकेशन विभाग की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, WCD डिपार्टमेंट की, सारी योजनाएं वो विकसित भारत वैन्स के थ्रू गांव में दी जा रही हैं और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। साथ ही लोग विकसित भारत संकल्प भी ले रहे हैं। मेरे पास जो डेटा है वो कहता है कि लगभग 1 लाख लोगों ने विकसित भारत संकल्प भी इसमें ली है। तो एक प्रकार से ये भी सरकारी योजनाओं को उनके डोर स्टेप्स तक, विलेजर्स के डोर स्टेप्स तक पहुंचाने में एक कारगर जो है कड़ी साबित हो रही है। तो ये सारे मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में गुरुग्राम में आने वाले हैं। काफी एडवांस स्टेज पे हैं, कुछ भी नए शुरू हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जरिए सारी सूचना हमारे सिटीजन्स तक पहुंचे ताकि उनको इनके बारे में जानकारी मिले। भारत में सर वैसे भी हरियाणा का मूल्यांकन किया गया तो हरियाणा की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया आंकी गई इन टर्म्स ऑफ कितने लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने स्कीमों का फायदा उठाया, उस सब में हरियाणा नंबर 1 पे है। और पूरे हरियाणा में गुरुग्राम की परफॉर्मेंस नंबर 1 पे रही है इन टर्म्स ऑफ अगेन पार्टिसिपेशन एंड बेनिफिट्स गिवन टू सिटीजन्स। तो ये हम सबके लिए एक गर्व की और सराहनीय बात है। ऋषि साहब, आपने इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स जिस विभाग के द्वारा किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GMDA जो भी अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेके है या स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स डाल रहे हैं या सीवरेज लाइंस डाल रहे हैं, वो उनके जो भी एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड मास्टर प्लान है उसके बेसिस पे वर्क करते हैं। जहां जहां पे लेट्स से सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं या और कोई मेजर रोड्स हैं जो शेड्यूल्ड हैं लेकिन अभी तक नहीं बनी है, वो टारगेट है GMDA का बनाना। इसी प्रकार से जहां स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स शेड्यूल्ड है लेकिन नहीं बनाई गई हैं वो बनाएंगे। जो सारी इसके अलावा जो एरिया MCG से GMDA को ट्रांसफर हुआ है, जो मास्टर सर्विसेज ट्रांसफर हुई हैं, उनको बनाना भी और उनका रखरखाव भी GMDA कर रहा है। इसी प्रकार से बाकी सरकारी विभाग जो है काम कर रहे हैं, और इनकी अप्रूवल्स जब दी जाती है तो सारे विभाग जो है उनकी एक बैठक में दी जाती है ताकि सारे विभाग ऑन बोर्ड रहे, कोई भी डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम ना करे। इस वजह से सारे डिपार्टमेंट्स को साथ बिठा करके इसकी अप्रूवल दी जाती है। पब्लिक सर्विस से संबंधित राइट टू सर्विस जो है, इसमें लगभग 600 के आसपास सुविधाएं ये इनको जो है राइट टू सर्विस के अंदर नोटिफाई किया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सिटीजन को कोई सुविधा नहीं मिलती तो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत वो अपील कर सकता है, और जो एपेलेट अथॉरिटी है वो संबंधित विभाग को और अधिकारी को नोटिस देगी कि आपने इसको ये सुविधा क्यों नहीं दी। जब से राइट टू सर्विस कमीशन और एक्ट एनफोर्समेंट में आया है तब से सर्विस प्रोवाइड करने की गति बढ़ गई है। डे टू डे बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो अधिकारी या कर्मचारी हैं जिन्होंने सुविधाएं नहीं दी हैं, सर्विसेज नहीं दी हैं, उनपे कमीशन के द्वारा जुर्माना भी लगाया जाता है, पेनल्टी और अलग अलग तरह की विभागीय कार्रवाई भी की जाती है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि राइट टू सर्विस एक्ट में और बाकायदा राइट टू सर्विस एक्ट में जो सुविधाएं हैं
सुविधा का नाम और कितनी समय में वो सुविधा देनी होती है, ये जो बोर्ड्स हैं ये सभी सरकारी दफ्तरों में लगाने के निर्देश हमने जो है दिए हैं। मुख्य सभी ऑफिसर्स में लग भी गए हैं। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि वो जागरूक हों, जो सुविधा जितने समय में उनको मिलनी है उनको पता हो, और अगर कोई सुविधा नहीं मिलती है उनको तो तुरंत अपील करें। ये अपीलेट मैकेनिज्म बहुत ही आसान है और वो ऑनलाइन तरीके से अपील कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सुविधा जो सरकार ने लागू की है उसको ऑटो अपील सिस्टम बोलते हैं, आस। इसमें यह है कि मान लीजिए मैंने कोई सुविधा अप्लाई की और वो मुझे 15 दिन में मिलनी थी, और अगर विभाग ने पेंडिंग रख ली उसको और 15 दिन में मुझे वो सुविधा नहीं मिली, मान लीजिए मुझे सर्टिफिकेट कोई बनना था वो नहीं मिला, तो ऑटोमेटिकली मेरी अपील जो है वो कमीशन के पास पहुंच जाएगी। उसमें मुझे कहीं अप्लाई की आवश्यकता नहीं है करने की। या तो विभाग 15 दिन में मुझे सुविधा दे दे या फिर कमीशन में रिप्लाई दे कि उसने 15 दिन में सुविधा क्यों नहीं दी। तो ऑटो अपील सिस्टम लागू होने से काफी लोगों को इसका लाभ मिला है। ये प्रोजेक्ट जो है इसमें जो शहर के अंदर है, जैसे आपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स एरिया बताया, तो इसमें तो ऑलरेडी एक ड्रेन बनाने का कार्य जो है प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, जो राजीव चौक से लेकर के और आपका रेस्ट हाउस के सामने से होता हुआ आगे जाएगा और कनेक्ट करेगा। इसी प्रकार से जो आपने एरियाज बताए हैं, इसमें जो हमारे जल भराव के पॉइंट्स हैं, लगभग 110 ऐसे पॉइंट्स हैं शहर में जहां मुख्य रूप से जल भराव होता है। उन 110 पॉइंट्स पे एग्जैक्ट प्लानिंग की गई है। इस बार आपने बारिश के सीजन में देखा भी कि रिकॉर्ड बारिश लगातार 2 दिन होने के बाद भी 2 से 3 घंटे में इवेंचुअली सारे हमारा जो ट्रैफिक था वो चालू हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो अंडर पासेज है, आमतौर पे बहुत बार ये क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि अंडर पास जो है उसमें पानी भर गया और अंडर पास बंद करने पड़े। 2 से 3 घंटे में जो हमारे 2 मुख्य अंडर पास थे जहां पे जल भराव हुआ था, एक तो राजीव चौक अंडर पास और एक हमारा गोल्फ कोर्स रोड पे एक अंडर पास, वो सारे चालू करा दिए गए थे और इसके अलावा बाकी अंडर पासेस फंक्शनल रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि धीरे धीरे करके जो सरकारी एजेंसीज हैं इनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया गया है और उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बारिश होने के बाद भी जल भराव ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती। एक्सप्रेस वे का हमने सरकार को और सरकार के थ्रू नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को ये कहा है कि जो हमारे न्यू गुरुग्राम के लगभग 25 से 30 सेक्टर्स हैं वो इससे बेनिफिट होंगे और काफी सारे रेजिडेंट्स डेली बेसिस पे जो है ट्रैवल करते हैं। तो और चूंकि वो लगभग बनकर के तैयार है, कुछ फिनिशिंग वर्क जैसे एनएचए अथॉरिटीज ने बताया है वो बचा है, तो हमने उनसे कहा है कि उसको जल्दी पूरा करके और उसको चालू कर दें ताकि वहां के सिटीजन्स को एडवांटेज मिल सके। और सही सिचुएशन क्लोवर लीफ की है। क्लोवर लीफ जो है वो द्वारका की तरफ भी और वाटिका चौक की तरफ भी उसको जोड़ता है, तो उसके चालू होने से काफी लोगों को राहत इसकी मिलेगी। ये वाकई एक चिंता का विषय है क्योंकि 2 जगह पे ये प्रॉब्लम देखने को आई है, क्रैक्स नजर आए हैं और हमने नेशनल हाईवे के जो सर्वोच्च सबसे ऊंचे जो अधिकारी बैठे हैं उनके नॉलेज में ये चीज हमने लाई है। और हालांकि अभी टेम्परेरी बेसिस पे तो उन्होंने वो सुविधा का सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया है, बट हमने उनसे ये कहा है कि एक बार वो किसी भी एजेंसी से इनका ऑडिट और करा लें ताकि हमें ये एश्योरेंस रहे कि इवेंचुअली आने वाले समय में कहीं ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आगे होती है तो हो सकता है इसमें कोई बड़ा हादसा भी हो। तो ये हमने नेशनल हाईवे के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करके कहा है। सर इसमें हमने क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर की है, सरकार की तरफ से भी इस पे नजर रखने के लिए हमें कहा गया है और अभी तक तो सिचुएशन सारी नॉर्मल है गुरुग्राम में। जरूरत पड़ी तो हम इसेंशियल सर्विसेज एक्ट जो है उसको, उसके तहत जो भी एक्शन लिया जाना है वो लेंगे ताकि एक तो इस तरह की शॉर्टेज कहीं पैदा ना हो और फिर उसका जो भंडारण है या जिसको कहूं मैं स्टोरेज है, इलीगल होर्डिंग और स्टोरेज वाली सिचुएशन भी ना आए। तो इस पे हमने सिचुएशन पे नजर रखी हुई है, अगर ऐसी कोई बात आती है तो कार्रवाई करें। सर विभिन्न विभागों की जमीन एसवीपी और एमसीजी के द्वारा पॉलिसी के तहत ही लिकर वेंट्स के लिए जमीन एक्साइज विभाग को दी जाती है और हाल ही में बाकायदा एचएससीपी के द्वारा काफी सारे ठेके जो उनके जो लैंड ऑक्शन कर दी है वो हटाए भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिपार्टमेंट की जमीन ऐसी होगी जो नथराइज तरीके से एनक्रोचमेंट किसी लिकर वेंट ने कर रखी होगी। फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो हम इसको चेक कराएंगे और तुरंत उनको हटवाएंगे। नहीं होगा, लेकिन इसकी जो रेवेन्यू है वो शेयरिंग है। तो उदाहरण के तौर पर अगर एचएससीपी की जमीन पे कोई लिकर वेंट एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिया है
तो उसका रेवेन्यू एक्साइज के साथ साथ HSVP के साथ भी शेयर किया जाता है। इसमें मामला आया है, इसको जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने सीवर लाइन ले करने के लिए डिग किया था और उसका रिस्टोरेशन जब वो करने लगे तो PWD डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जी हमसे NOC नहीं ली गई, इस वजह से आप इस पे आगे कोई काम नहीं करेंगे। तो दोनों अधिकारियों के साथ बुला करके हमने मीटिंग की है और ये कहा है कि जितना भी इस पे काम होना है रिस्टोरेशन का, वो सारा पैसा पब्लिक हेल्थ PWD को जमा कराएगा और PWD इसको रिस्टोर करके देगा। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस पे हम काम शुरू करा देंगे। बसी चौक पर फ्लाईओवर बनाया था तो कुछ घर तोड़े गए थे, अब उनको आश्वासन हलवा ही दिया जाता है कि जल्दी कुछ सोल्यूशन कर दिया जाएगा। लगभग 22-21 ऐसे परिवार हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट वहां से हुआ है और इन 21 के 21 लोगों को ऑल्टरनेटिव प्लॉट देने का मंजूरी सरकार से मिल चुकी है। GMDA विभाग इनको प्लॉट दे रहा है और जल्दी ही उनको अलॉटमेंट लेटर्स भी जारी हो जाएंगे। सर एक और विकास कार्य जब होते हैं तो उससे फ्लाईओवर बसी कुछ लोग का बना था पहला दिन, उसकी जो दीवार है वो GMDA की पाइपलाइन के ऊपर बना दी गई। और दूसरा सर जब सोना एलिवेटेड बना था तो ये रीजन नहीं था क्या कि जल भराव होता है तो हम इसका बचाव कैसे करेंगे, 6 महीने बाद वहां पर घुटनों तक पानी भरा है। तो इसके लिए क्या है कि मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा कि अगर वो काम खराब निकला तो किसी के खिलाफ एक्शन होगा या फिर इसी तरह से हर 6 महीने बाद कमी निकलती है? नहीं, वाकई जैसे मैंने कहा कि ये चिंताजनक विषय है और हमने चूंकि ये मेजर प्रोजेक्ट्स NHAI के द्वारा किए जाते हैं तो हमने उनको कहा है कि भाई एक तो इसमें जो लैप्सेस हैं वो देखें और विशेष करके जितनी भी एग्जिस्टिंग सड़क है उनकी चेकिंग और ऑडिट कराएं ताकि समय रहते हम ये कमियां पकड़ सकें। अगर हम प्रोग्राम के लिए ये जो साल है बड़ा चैलेंजिंग रहा। इसमें सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की और वो लगभग 2.5-3 महीने से चली हुई है और उसको लेकर के बीच में शहर की सफाई व्यवस्था खराब भी रही। हालांकि उसके बाद ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए गए और अब काफी जो है सुधार इसमें हो रहा है और सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिल्कुल सख्त और स्पष्ट आदेश है कि कहीं पे भी कोई भी कचरा दिखाई नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने खुद भी शहर में घूम करके इसका जायजा लिया है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो मोमेंटम बना है सफाई होने का वो चलता रहेगा। आज भी 5 बजे जो सफाई कर्मचारी यूनियन है उसके साथ हमारी एक बैठक हमने शेड्यूल की हुई है PWD रेस्ट हाउस में और उम्मीद है कि जल्दी ही उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। ये स्ट्राइक भी वैसे भी जो 2800 सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे गए थे उनमें से लगभग 1800 से 1900 वापस से नगर निगम में लौट आए हैं और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो आज जो उनके यूनियन के साथ जो हमारी बैठक होगी उसमें नतीजा निकलने की उम्मीद है। एक मेजर इशू है और इनफैक्ट उसमें 2-3 समस्याएं हैं। एक तो जो धनकोट का बाईपास बना है वो जो नहर के किनारे किनारे रास्ता जाता है वो टूटा है। उस पे रिसेंटली PWD विभाग ने, क्योंकि बड़े उसमें हैवी व्हीकल चलते हैं और पानी का रिसाव भी रहता है, तो कंक्रीट ब्लॉक्स लगा करके उस सड़क को, उस पैच को ठीक किया है। तो वो जो नहर के किनारे वाला हिस्सा है वो तो ठीक है, लेकिन आगे जो ट्रायंगल जहाँ पे जो तिराहा बनता है वो अभी भी पुअर है। हमने NHAI ऑफिशियल्स को कहा है कि चूंकि वहां पे हैवी ट्रैफिक है और पानी भी जाता है इसलिए उसको रूटीन बिटुमिन रोड ना करके उस पे या तो CC के ब्लॉक्स लगाए जाए या उस पैच को लगभग 200-300 मीटर पैच को पूरे को CC कर दिया जाए और जल्दी ही उसमें काम शुरू होने की उम्मीद है। जहां तक जो नहर है उसकी रेलिंग भी टूटी हुई है, वो भी हादसों का कारण बन सकती है। एक दिन मैंने खुद ऑफिशियल्स के साथ उसका इंस्पेक्शन किया था, उसको भी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को कह दिया गया है और जल्दी ही वो भी रिपेयर कर दिया जाएगा। उस पर आप इमरजेंसी देखिए उसमें विभाग की जो है ना टेंडरिंग की और वो सारी प्रोसेसेस हैं और हमारा पर्पज ये है कि वो काम होना चाहिए और जैसे मैंने कहा कि उसमें जल्दी शुरू करके वो हमारे सबके नॉलेज में है और बहुत रेगुलर बेसिस पे वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक पैच उसका ठीक हो गया है, बाकी को भी जल्दी हम ठीक करवाएंगे। दूसरा एक सोना एक्सप्रेस ये मेरे संज्ञान में नहीं है, इसको मैं चेक करा के जल्दी गुड़गांव में हो जाते हैं सर। यहाँ सर आपको लग रहा है कि NHAI चलने से पहले टूट इसमें जो भी कमियां हैं सड़कों में वो NHAI ऑफिशियल्स को कन्वे कराई है। इस बात पे तो निष्कर्ष पे पहुंचना तो सही नहीं होगा कि इसमें क्या इशू है, लेकिन NHAI ने काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे सड़कें बनाई हैं, बहुत फैसिलिटीज दी हैं, बहुत स्पीड से भी काम किया है। कई बार ये हो सकता है कुछ कुछ मुद्दे जितने हम समस्याएं गिना रहे हैं वो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होंगी जितनी सड़कें इन्होंने बनाई है। तो कुछ जहां जहां इश्यूज है वो उनसे बात करके, और ये सारी सड़कें जो है वो DLP पीरियड में है तो कॉन्ट्रैक्टर को ही रिपेयर करा के और ठीक करा के देनी है, वो उनसे करवाएंगे। KMP का बहुत आ जाएगा जी, क्योंकि ये जो फैसला किया गया है सरकार के द्वारा ये ठंड को देखते हुए किया गया है और अगर इसमें इस बात से कोई नहीं सहमत होता है तो निश्चित रूप से वो बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी सेफ्टी का सवाल है।
और अगर ऐसी कोई बात रहती है तो निश्चित रूप से उन पे एक्शन लिया जाएगा। हमने तो बाकायदा जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी है उसको फॉलो ना करने के वजह पे भी स्कूलों पे जुर्माना भी लगाया है और उनको क्लोजर का नोटिस भी दिया है। तो इवेंचुअली, और अगर इस तरह कोई भी स्कूल जो है वो, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, और अगर उनकी सुरक्षा का ही, सेफ्टी का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो निश्चित रूप से उनके कड़े, आई थिंक इसमें आरटीओ ऑफिस आपको जो है डिटेल दे पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से हमने काफियों पे उस पे एक्शन लिया। एक मेट्रो तो बनाई जानी है इवेंचुअली, इसके लिए एक स्पेशल बॉडी का गठन जो है वो सरकार के द्वारा मंजूर किया गया है, जल्द ही कर दिया जाएगा। इसका जो मुख्य पर्पज ये है कि जो हमारा मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन है, आपका जो हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन जिसको कहते हैं, वहां से कंटिन्यू करके मेट्रो का विस्तार हमारा बाकी शहर में भी दे। तो उसमें अलग अलग स्टेशन से शेड्यूल्ड है, इंक्लूडिंग आपका सेक्टर 10 हो गया, आपका हीरो होंडा चौक हो गया, अलोंग द ओल्ड एनएच लेके पालम विहार से होते हुए। तो इसकी जो है पूरी कार्रवाई है वो उस कॉरपोरेशन के द्वारा की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और अब इसकी जो प्रोजेक्ट बनाया जाना है उसका टेंडरिंग होनी है और उसका एग्जीक्यूशन होना है। ये जो स्पेसिफिक बॉडी जो है वो डीएमआरसी की तरफ से जो एचएमआरसी बनाई गई है वो करेगी और उस पर जल्दी ही काम शुरू कराया जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि इस साल में हमें उम्मीद है कि ये कार्य शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है, इसकी नोटिफिकेशन कभी भी हो सकती है। हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और फिर ये इस पे काम करना शुरू कर देंगे। सर, बिलासपुर में कब फ्लाईओवर नेशनल हाईवे ने इसका काम करना है। मानेसर, बिलासपुर, सभी जो पैचेस हैं जो कस्बों से और गाँव से गुजरते हैं वहां पे फ्लाईओवर बनेगा। नेशनल हाईवे ने इसके लिए टेंडर कर दिया है, कुछ पैच में काम शुरू भी कर दिया है गुरुग्राम जिले के बाहर। तो नहीं, गुरुग्राम जिले के बाहर इवेंचुअली, क्योंकि ये तो इनका पैच जो है पूरा का पूरा जयपुर तक जाता है। तो जो गुरुग्राम वाला हिस्सा है उसमें भी जल्दी काम शुरू कराएंगे। मैं खुद इसकी समीक्षा करके बिलासपुर तो पूरा जाम है। मीटिंग जो है वो प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट उनके साथ हुई है और इसमें जो लैंड ट्रांसफर है वो एचएसआईडीसी ने जीएमडीए को कर दिया है और जीएमडीए के द्वारा भी एनएचएआई को लैंड ट्रांसफर की जा रही है। एनएचएआई के ऑफिशियल्स को ये कहा गया है कि जो नया टोल बनना है उसकी पूरी प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में ये टोल वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो सरकार के द्वारा एक्टिवली इसको टेक अप एनएचएआई की और ऑफिशियल्स की और लोगों की डिमांड को देखते हुए डिसीजन लिया गया है कि शहर के अंदर कोई ट्रैफिक कंजेशन ना लगे। इसके अलावा एक और पॉइंट जो मैं बताना आपको रह गया वो है दोनों नगर निगमों के चुनाव को लेके, साथ ही में नगर परिषद पटौदी और नगर पालिका फर्रुखनगर, इन चारों की वार्डबंदी सरकार ने कर दी है। मानेसर नगर निगम की सीटें भी रिजर्व हो गई हैं, बाकी तीनों की सीटें आने वाले हम 10 से 15 दिन में रिजर्व कर देंगे। गुड़गांव की सीट रिजर्वेशन तो परसों ही रखी हुई है 4 तारीख को, तो आने वाले 10 दिन में हम इन चारों की सीट रिजर्वेशन करके सरकार को भेज देंगे और उस पर फिर आगे इलेक्शन की कार्रवाई सरकार के द्वारा टेकअप। चुनाव लोकसभा के बाद होंगे सर, पहले होंगे? ये देखिए, ये डिसीजन सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाना है, लेकिन सरकार इसको गंभीर है और जल्दी ही चुनाव कराने के लिए सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। ठीक है सर, अभी मसाला दे दिया। कई जवाब